हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का हेडलाइन है कि 7 हाथियों से एक ट्रेन टकरा टकरा गया। तो ये इसमें आप एक बार वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये आप एक बार देख लीजिएगा। और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा। बस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री में इसका कुछ नहीं काम है। फिर यूएस वांट्स इंडियाज न्यूक्लियर नॉर्म्स ग्लोबली अलाइंड। अब यूएस कुछ चाह रहा है, वो चाह रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। इसमें 2-3 कन्वेंशन का नाम लिया है, वो सब देख लेते हैं। एक है वियना कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज। तो न्यूक्लियर डैमेज के लिए एक ये है कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन। देखिए, वियना कन्वेंशन नाम से ढेर सारा कन्वेंशन है, तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि कोई और पूछे और आप कुछ और लिख दें या किसी और आंसर को प्री में टिक कर दें। इसमें एक एक्सक्लूसिव ऑपरेटर लाइबिलिटी है कि जो भी ऑपरेटर है उसी का लाइबिलिटी होगा। अगर सरकार ऑपरेट कर रही है तो उसका लाइबिलिटी होगा, प्राइवेट प्लेयर है तो उसका लाइबिलिटी होगा। दूसरा, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, की किसी को प्रूफ नहीं करना है कि भाई तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है, मेल्टडाउन हुआ है, हार्म हुआ है, तुम उसके लिए कंपनसेशन दोगे। तीसरा, इंश्योरेंस, जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और जुरिस्डिक्शन कहाँ होगा, तो जो भी उस कंट्री का जो भी कोर्ट होगा जहाँ पे हादसा हुआ है, वहाँ का कोर्ट उसको जुरिस्डिक्शन में लेगा। दूसरा है एक सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्या बोलता है कि जैसे नेशनल लेवल पे अगर कंपनसेशन काफ़ी नहीं पड़ रहा है तो एक सप्लीमेंट्री फंड बनाया जाएगा। वो उसमें इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशंस होंगे, जो भी पार्टीज होंगे, और उस वो नेशनल जो ये लायबिलिटी का ये जो भी फंड है इसको सप्लीमेंट करेगा। तो इस नेशनल वाले में कम से कम मिनिमम देना पड़ेगा उस देश को कि भाई इतना पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद तुम सप्लीमेंट्री दे दो, लेकिन पहले इसको देना पड़ेगा नेशनल वाले को। ये दोनों जो कन्वेंशन है ये आईएईए के अंडर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इस पे यूपीएससी पूछा भी है सवाल, सिंपल सा एक सवाल था। तो इसको मेरे हिसाब से प्री के लिए ही है, मेंस में इससे कुछ नहीं है। मेंस में न्यूक्लियर पावर से कैसा क्वेश्चन आता है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे पीवाईक्यू में। उसके बाद अगर देखें तो सीजेआई स्पेशल बेंच बिठाने वाले हैं, बांग्लादेश ऑन एज, अभी तक यहाँ पे प्रोटेस्ट चल ही रहा है। इसके बाद चलते हैं साइंस में। ये देखिए, ये है कि काउंटिंग इलेक्ट्रॉन्स रिवील्स थोरियम्स न्यूक्लियर टिक इन सॉलिड क्लॉक। इसमें आप लोगों को जानना पड़ेगा कि एटॉमिक क्लॉक्स क्या होता है। एटॉमिक क्लॉक, एक तो हमारा नॉर्मल क्लॉक होता है। एटॉमिक क्लॉक क्या करता है कि वो एटम्स के वाइब्रेशन को मेजर करता है। जैसे एटम्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस एटम पे बीम करेंगे। मोस्टली इसको माइक्रोवेव रेडिएशन को बीम किया जाता है। उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएगा। लेकिन एटम्स में ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन फिर वापस अपने जो पुराना एनर्जी लेवल था उस पे आएगा। तो उसके कारण क्या होता है कि एक रिदम बन जाता है, वो रेडिएशन कंटिन्यूस वो आ रहा है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर लेवल पे जाएगा, फिर एनर्जी लूज करेगा, लोअर लेवल पे आएगा। तो ये जो रिदम बनता है इसको काउंट करते हैं और वो बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक। तो इसमें यूजुअली सीजियम या रुबिडियम का एटम को यूज करते हैं। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे माइक्रोवेव को शाइन किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिस्पॉन्स टू दैट रेडिएशन बाय मूविंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स। इसमें ऑसिलेशन होता है, जैसे पेंडुलम में होता है, वो ऊपर नीचे करते रहेगा एनर्जी लेवल्स में। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल में ऊपर नीचे कर रहा है। अब ड्यू टू एटम्स टेंडेंसी टू सीक इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट, वो ऊपर नीचे हो रहा है, एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है फिर लूज कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है लूज कर रहा है, और इसको मेजर किया जाता है। तो बेसिकली आर्टिकल में ये है कि अब हम लोग ये इलेक्ट्रॉन को नहीं मेजर करेंगे, हम लोग थोरियम 229 को, थोरियम 229 के न्यूक्लियस को ट्राई करेंगे। उसमें भी वही काम करेंगे, उसमें रेडिएशन उसको देंगे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो हायर लेवल पे जाएगा, फिर वो एनर्जी लूज करेगा, लोअर लेवल पे आएगा, बस वही चलते रहेगा और उसको मेजर करेंगे। तो ये है एटॉमिक क्लॉक्स। इसमें यूजेस क्या है
एटॉमिक क्लॉक्स का, तो सबसे पहला तो जीपीएस में आपको इतना प्रिसाइज वो चाहिए कि आप एटॉमिक क्लॉक्स ही यूज़ करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में, फंडामेंटल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में, जैसे अभी अगर जनरल रिलेटिविटी से टाइम क्या है, टाइम को पता करना है, तो उसके लिए एटॉमिक क्लॉक्स यूज़ करेंगे। फिर टाइम कीपिंग नॉर्मल रखते हैं कुछ कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स एटॉमिक क्लॉक्स। एक फिर कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट आता है वो है एटॉमिक वर्सेस क्वांटम। एटॉमिक क्लॉक्स तो हम लोग समझ रहे हैं कि वो एटम्स को यूज कर रहा है या न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। एक होता है क्वांटम, क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग जान रहे होंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग हम लोग समझते हैं, लेकिन इसमें एक आता है क्वांटम मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी होता है साइंस ऑफ मेजरमेंट। आप किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, स्पीड को मेजर कर रहे हैं, तो आप टाइम को भी मेजर कर रहे हैं, तो उसी में क्वांटम मेजरमेंट भी आता है। तो ये एक मेरे को दिमाग में आया कि इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। जो क्वांटम क्लॉक्स होंगे अगर, तो वो ऐसा बोला जा रहा है, अभी तक ये एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में ही है, कि वो एटॉमिक क्लॉक से भी ज़्यादा प्रिसाइज होंगे। एटॉमिक क्लॉक्स आर प्रिसाइज, मतलब वो लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स में 1 सेकेंड लूज कर, जैसा हम लोग का घड़ी भी धीरे 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 होते हैं, ये जो एटॉमिक क्लॉक्स होंगे वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में 1 सेकेंड लूज करते हैं। तो इसलिए एटॉमिक क्लॉक्स बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। तो आप बोल रहे हैं, अब पहले इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे थे, एटम का इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे थे, अब बोल रहे हैं कि हम लोग न्यूक्लियस यूज करेंगे थोरियम 229 का। उसके अलावा एक आता है एटॉमिक और क्वांटम मेट्रोलॉजी, एटॉमिक क्लॉक और क्वांटम क्लॉक। क्लॉक तो ऐसे कोई टर्म नहीं है, क्वांटम क्लॉक, उसको क्वांटम मेट्रोलॉजी ही बोलते हैं। रीवायरिंग मैक्रोफेजेस, मेटाबॉलिज्म में शॉर्ट एंड टीबी ट्रीटमेंट। अब देखिए ये क्या है, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? मैक्रोफेज होता है एक इम्यून सेल, ये वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स है। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो भी कचरा होता है ना, जो डेड सेल्स हो गए जैसे, या कोई अगर बाहर से कोई माइक्रोब आ गया है, कोई हम लोग को अटैक कर रहा है, कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको किल कर देगा। अब टीबी का क्या देखा जा रहा है ना, कि वो माइक्रोफेज को ही अटैक कर रहा है। तो इसमें टीबी का जो वायरस होता है, सॉरी बैक्टीरिया, वायरस नहीं बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें वही है कि कैसे हम लोग मैक्रोफेज, इसको कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है कि कैसे मैक्रोफेज को भी यूज करके उस बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है। बेसिकली ये क्या कर रहा है ये बैक्टीरिया, कि ये मैक्रोफेज में जाके छिप जाता है और वहाँ इनएक्टिव हो जाता है, और इसलिए इतना प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है कि आपको अगर टीबी को ठीक करना है तो महीनों आपको दवा खाना पड़ता है। तो वही है कि मैक्रोफेज को कुछ चेंजेस लाके कुछ कुछ करके ये लोग चाह रहे हैं कि टीबी को जल्दी किल किया जाए। आपको एग्जाम के लिए बस ये टर्म याद रखना है, मैक्रोफेज। आप याद रखना इम्यून सेल्स होते हैं। एक बार टी सेल और बी सेल्स पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। उसके अलावा ये है नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग, ये कुछ नहीं है। एफएक्यू में व्हाई डज द गवर्नमेंट वांट टू रिप्लेस मनरेगा। अब ये तो आप लोग पढ़िए, अच्छा लगेगा। विल न्यू एक्ट, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे एक चाइल्ड मैरिज पे दिया हुआ है, पेपर 1 में आपको काम आएगा इंडियन सोसाइटी में, वो आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वाई न्यू एक्ट, विल न्यू एक्ट एड इंडियाज न्यूक्लियर डेवलपमेंट। तो वही है कि इंडिया का जो एक्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या जो नया एक्ट आया है शांति एक्ट, वो क्या, अभी तो बिल ही है, क्या शांति बिल इंडिया का जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाएगा या नहीं। इसमें मेरे को जो इम्पोर्टेंट लग रहा है ना, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन जो एक प्रोबेबल मेंस का क्वेश्चन है जो पूछा नहीं गया अभी तक, वो है इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। और ये अभी क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी इतना न्यूज में अब चल रहा है, तो 3 स्टेज, और लास्ट ईयर ही न्यूक्लियर फ्यूजन पे क्वेश्चन पूछा है, तो इस पे भी पूछ सकता है। देखिए इसमें क्या है, ये होमी जहांगीर भाभा का डिवाइस किया हुआ है। अब इसमें क्या है ना, कि हमारे पास थोरियम का रिजर्व बहुत ज्यादा है, लेकिन जो यूरेनियम है वो हमारे पास बहुत कम है, हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है और ढेर सारा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो होमी जहांगीर बाबा ऐसा एक प्लान बनाए कि हम लोग थोरियम को यूज कर सकें। अब उसमें कैसे होगा, तो पहला स्टेज होगा, उसको बोलेंगे प्रेशर, उसका जो रिएक्टर का डिजाइन होगा वो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर होगा। उसमें हम लोग यूरेनियम 235 यूज करेंगे। उसमें हम लोग पहले बात कर चुके हैं पहले वीडियो में कि आप फिसाइल मटेरियल लेते हैं, जो भी है, आप बेसिकली जो रॉ मटेरियल उसको लेते हैं यूरेनियम को, उसमें आप यूरेनियम 235 को एनरिच करते हो 4 से 5% के लिए के लेवल पे।
तो इसको आप फिसाइल मटेरियल के तौर पे यूज करिएगा, मतलब ये फिजन में होगा, इससे होगा फिजन, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूरेनियम 235 यूज कर रहे हैं, लेकिन यूरेनियम 235 के साथ साथ हम लोग यूरेनियम 238 को भी उस न्यूक्लियर रिएक्टर में डालेंगे। इसका क्या काम होगा कि ये न्यूट्रॉन को, हर जो एटम होगा इसका, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और वो प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाएगा। तब हमारा स्टार्ट होगा सेकेंड स्टेज, इसको बोलेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें हम लोग प्लूटोनियम 239 को यूज करेंगे फिसाइल मटेरियल के तौर पे। फिर से इसका होगा फिजन और इससे प्रोड्यूस होगा एनर्जी। लेकिन इसके साथ प्लूटोनियम 239 के साथ हम लोग थोरियम 232 भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे पास बहुत है, मोनाजाइट सैंड में बोलता है। थोरियम 232 एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और वो बन जाएगा यूरेनियम 233। अब इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जितना फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग प्लूटोनियम 239 से फिजन करवाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे और थोरियम 232 को डालेंगे जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग पहुंचेंगे थर्ड स्टेज में। ये जो यूरेनियम 233 है, इसको अब हम लोग फिसाइल मटेरियल के तौर पे यूज करेंगे। तो इसका होगा फिजन और इसके साथ हम लोग थोरियम 232 उसको डालेंगे रिएक्टर में। ये 232 थोरियम 232 यहाँ पे भी हम लोग देखें कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और 233 यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारा थर्ड स्टेज है ये चलते रहेगा। ये थोरियम 233 में यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होगा, उसके साथ हम लोग थोरियम और डालेंगे, फिर और यूरेनियम 233 प्रोड्यूस होगा और ये साइकिल चलता रहेगा। तो पहला स्टेज हमारा क्या हुआ प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का, कि यूरेनियम 235 लो और यूरेनियम 238 लो। यूरेनियम 235 का फिजन करवाओ, यूरेनियम 238 एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेज में हम लोग उस प्लूटोनियम 239 को रिकवर करेंगे। इसमें एक पॉइंट और, एक बार हम लोग वो किए थे न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पे, तो ये एक्सप्लेन किए थे हम। तो ये वही है न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल का, ये ओपन एंडेड है, सॉरी क्लोज एंडेड है। तो फिर हम लोग प्लूटोनियम 239 को फिजन के तौर पे यूज करेंगे, फिसाइल मटेरियल के तौर पे, और उसके साथ हम लोग थोरियम 232 को इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमारे पास बहुत एबंडेंट है। उसके बाद थोरियम 232 एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और वो यूरेनियम 233 बन जाएगा। फिर हम लोग थर्ड स्टेज में जाएंगे जहां पे ब्रीडर रिएक्टर होगा। ये फिर ब्रीडर रिएक्टर, इसमें 233 जो यहाँ पे सेकेंड स्टेज में हमको मिला है उसको हम लोग यूज करेंगे फिसाइल मटेरियल के तौर पे, और जो थोरियम 232 है उसको हम लोग और इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको और डालेंगे और उससे हम लोग न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करवा के यूरेनियम 233 कन्वर्ट करवा के ये साइकिल ऐसे चलते रहेगा। हमारे पास यूरेनियम 233 मिल जाएगा सेकेंड स्टेज में। हम लोग इतना प्रोड्यूस कर लेंगे पहली बार में, जब सेकेंड स्टेज हम लोग पहुंचेंगे, अभी तो पहुंचे नहीं है, सेकेंड स्टेज में पहुंच जाना चाहिए था अभी तक 2025 में। तो सेकेंड स्टेज में हम लोग थोरियम को इंट्रोड्यूस करके यूरेनियम 233 प्रोड्यूस किए हैं। उस यूरेनियम 233 को डालेंगे रिएक्टर में और थोरियम 232 से हम लोग उस साइकिल को चलाते रहेंगे कि यूरेनियम 233 प्लस थोरियम 232 वो कन्वर्ट होते रहेगा यूरेनियम 233 में, फिर उसको लो थोरियम मिलाओ, वो साइकिल चलता रहेगा। तो ये हम लोगों का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक पूछा नहीं है, जरूर पूछेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रोफाइल्स हैं कुछ लोगों के। यूएस मिलिट्री सेज इट स्ट्रक ओवर 70 इस्लामिक स्टेट टारगेट्स इनसाइड सीरिया। ठीक है, ये ओडेसा बीच में आया था, यूक्रेन में है, यहाँ पे फिर से अटैक किया है रशिया। ट्रंप नेम्स न्यू हेड ऑफ यूएस फोर्सेज इन लैटिन अमेरिका, जस्टिस डिपार्टमेंट इमरान खान एंड वाइफ। बस नहीं है। फिर देखते हैं क्या न्यूज़ देखते हैं। वेस्ट बंगाल नीड्स फ्रीडम फ्रॉम महाजंगल राज, मोदी जी बोल रहे हैं, चुनाव होने वाला है तो बोलेंगे ही। मटुआ कम्युनिटी एक एससी कम्युनिटी है, बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है, ये एग्जिस्ट में मतलब रहते हैं। तो उन्हीं के ऊपर है कि मोदी जी पहले कुछ वादा करके गए थे, वादा तोड़ दिए, नहीं पूरा किए, वही है।
कांग्रेस डिफेंडिंग इन्फिल्ट्रेटर्स बाय क्रिटिसाइजिंग रिवीजन ऑफ पोल रोल्स। ठीक है। ट्रेन मोव्स डाउन 3 बीजेपी वर्कर्स। सिविल सोसाइटी मीट कॉल्स फॉर डीलिंकिंग एसआईआर एंड सिटीजनशिप। अब क्या हो रहा है कि इसको अगर आप देखें तो ऐसा हो गया है कि आप नागरिक हो तो एसआईआर में आपका नाम जा रहा है, कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, कैसे हटा रहे हैं। जैसे बिहार में बहुत हुआ कि जो लोग जिंदा हैं उनका नाम कट गया, तो ये सब अपना कंट्रोवर्सी चल रहा है। अपोजिशन उस पर अटैक करते रहेगा, सरकार डिफेंड करते रहेगी, और जो हो रहा है वो होता रहेगा क्योंकि सरकार के पास मेजोरिटी है। कुछ नहीं होने वाला। जे एंड के स्लैम्स रूरल जॉब्स बिल, ये भी वही है, जी राम जी बिल। सोनिया एक्यूजेज मोदी गवर्नमेंट, फिर जी राम जी। बंगाल रूरल जॉब स्कीम, ये बंगाल का जो रूरल जॉब स्कीम था उसको कर्मश्री से महात्मा श्री कर दिया गया। फिर बीएमसी मुंबई का जो लोकल बॉडी है, क्लेम्स ऑफ फेक वोट्स फ्रॉड मार लोकल बॉडी बीजेपी स्वीप्स ईटानगर। ये देखिए, कोटा फॉर एक्स अग्निवीर इन सीएपीएफ विल नॉट अफेक्ट एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स। इसमें आपको एक चीज जो समझना, जो मतलब समझ लीजिए, आपको ये तो ऐसे पता रहना चाहिए कि रिजर्वेशन के लिए 16 का जो 16(4) यूज होता है। इसमें एक होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है? SC ST OBC। अब इसी में अगर आप कुछ डाल रहे हैं, जैसे चलो SC में वोमेन, जैसे फॉर एग्जांपल पंचायती राज में जो SCs होते हैं उनमें भी वोमेन का रिजर्वेशन, तो सब में वोमेन का रिजर्व, तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, और एक हो गया वर्टिकल। तो बस वही है। सीएपीएफ का कल न्यूज में आया था कि अग्निवीर को 50% रिजर्वेशन देंगे 10% से बढ़ा के। देखा जाएगा कैसे करते हैं। रिपब्लिक डे में फिर से वंदे मातरम इस बार प्रिपेयर कर ही लीजिएगा, मेरे को लगता है पूछ ही देगा यूपीएससी। कोई बोल दिया कि भाई इसमें एक कैंसर हो रहा है अंडे खा के, तो वही फसाई जो है वो बोला है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब एक टर्म है कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक ऐसा कोई भी सामान होता है, कोई भी ऐसा सामान जिससे कैंसर का खतरा पैदा होता है, जैसे सिगरेट हो गया, तो वो सब कार्सिनोजेनिक है। ये तो ऐसी है। कोर्ट ऑर्डर्स रिलीज ऑफ चॉपर स्कैम अक्यूज्ड, हाउस पैनल सीक्स रिपोर्ट्स फ्रॉम डीजीसी। ये देखिए, पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पार्लियामेंट्री कमिटीज पे से तो लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर दिया हुआ है, उस पर थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज होते हैं मेनली। तो एक होता है फाइनेंशियल कमिटीज। फाइनेंशियल कमिटीज क्या होते हैं? जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गया, ये कैग का जो ऑडिट रिपोर्ट्स आता है उसको वो करता है, ऑडिट नहीं करता है, उसको एग्जामिन करता है। फिर कैग इसका फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड है, ऐसा लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत। एक होता है एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी क्या करता है कि जो भी एस्टिमेट दिया हुआ है बजट में, उसमें बोलेगा कि भाई इसको थोड़ा कम कर सकते हो, यहाँ पैसा बचा सकते हो, वहां पे खर्च कर दो, वहां ज्यादा अच्छा होगा, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमीज। तो वही है, एग्जामिन्स द एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट एंड सजेस्ट्स इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तीसरा हो गया कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स का जो भी ऑडिट रिपोर्ट होता है उसको एग्जामिन करता है। ये तीनों ये है फाइनेंशियल कमिटीज हैं। उसमें हम PYQ डालना भूल गए। PAC पे भी पूछ चुका है और एस्टिमेट्स कमेटी पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। फिर एक होते हैं डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, ये 24 होते हैं टोटल इन नंबर, और ये हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री को कवर करते हैं। 24 जो होते हैं वो सबको कवर करते हैं। क्या करते हैं ये? तो जो भी डिमांड फॉर ग्रांट आता है, जब बजट होता है, तो बजट जब प्रेजेंट होता है तो उसमें जो भी लिखा हुआ रहता है कि इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा जाएगा, इस मिनिस्ट्री के लिए इतना जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। तो ये एग्जामिन करता है डिमांड फॉर ग्रांट फॉर एवरी मिनिस्ट्री, एंड जो भी बिल्स है उस मिनिस्ट्री का उसको स्क्रूटनाइज करता है। ऐसे तो अब स्टैंडिंग कमेटी बनता है या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनता है, ये लोग भी एग्जामिन करते हैं। उसके अलावा ढेर सारा माइनर, मेजर, ढेर सारा कमेटी है, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये डिसाइड करता है कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा डिबेट होगा, वो सब करता है। कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, कि किसी का प्रिविलेज तो ब्रीच नहीं हुआ है या जो भी। उसके बाद कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, की जो भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ये आपको पता होगा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, कि एक ब्रॉड फ्रेमवर्क पार्लियामेंट बना के दे देता है, उसके बाद डाल देता है कि एज गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, या कुछ भी टर्म दे देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट, तो वो फिर उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। जैसे अगर आप देखोगे
कल हम लोग डिस्कस किए थे टेलीकॉम बिल, टेलीकॉम एक्ट था 2023 का, वो बनाया पार्लियामेंट। लेकिन उसके बाद हम लोग देखे टेलीकम्युनिकेशंस रूल्स 2024, वो बनाया गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन में, अगर आप देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो भी अगर इफ समबडी इज होल्डिंग अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मेंबर बनने के लिए। तो क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है नहीं है, तो वो सब ये डिसाइड करता है। इसके अलावा एक एथिक्स कमेटी है, इस पे भी सवाल देखेंगे लास्ट में, सिंपल सा सवाल है। नीरव मोदी's Bank of India loan case trial at CBI arrest Lieutenant Colonel over bribery charges। कॉटन पे हम लोग देखे थे कि डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो रहा है, तो अभी यील्ड रिलेटेड भी इशू हो रहा है और उन लोगों को एमएसपी भी नहीं मिल रहा है। सीक रिवीजन ऑफ मिनिमम सेलिंग प्राइस। अ वीक रूपी मेक्स इट हार्डर फॉर कंट्री टू अचीव इनकम ग्रोथ टारगेट। अब देखिए ये दोनों तरह से आर्गुमेंट है, ठीक है। कोई बोलेगा कि डेप्रिसिएशन अच्छा है, कोई बोलेगा नहीं डेप्रिसिएशन गलत है। तो वो आपका जो भी इकोनॉमिक, दोनों का फायदा भी है, दोनों का नुकसान भी है। मुद्दा है कि आपका इकोनॉमी कैसा है, अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है कि इंपोर्ट ओरिएंटेड है, उस हिसाब से आप पे असर पड़ता है। अगर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं है, अकेला आप सेल्फ डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे तब आपका करेंसी भी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। फाइजर सिप्ला अनाउंस पार्टनरशिप, दोनों वो है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, साइंस में आ गया। अर्लियर दिस वीक एक यहाँ पे था, ये देखिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये क्या स्कीम है, सिंपल सा इसमें एक वो है कि कोई भी इंडियन मेजर हो, मतलब एडल्ट हो या माइनर हो, बच्चा हो, उसको ये अधिकार है कि वो एक साल में 2.5 लाख यूएस डॉलर, मतलब 250,000 यूएस डॉलर इंडिया से बाहर ले जा सकता है। उसको अगर आप रुपी में कन्वर्ट करिएगा तो आज जो हम देखें तो 2.23 करोड़ रुपीस होगा। तो आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आप इतना रुपया ले के जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? ज़्यादा पैसा बाहर जाएगा, ज़्यादा पैसा अंदर आएगा तो फिर से रुपी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा, तो इसलिए इसको लिमिट लगाया गया है। ऐसे ही ये लिमिट भी है कि एक जो भी लिस्टेड कंपनीज है वो बाहर से कितना पैसा उधार ले सकते हैं एक साल में, तो वो सब रहता है इकोनॉमी के लिए कंट्रोल करने के लिए। ये देखिए एक छोटा सा न्यूज़ है, न्यू चिप शोकेसेस वर्च्यूज ऑफ लाइट बेस्ड कंप्यूटिंग। लाइट बेस्ड कंप्यूटिंग क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल जो अभी जो यूजुअल कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स टैब्स ये सब जो होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे बेस्ड है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, ये सब लाइट के सिग्नल पे बेस्ड है और इसलिए बहुत ज़्यादा तेज होता है। जो हम लोग जो लैपटॉप यूज़ करते हैं उससे लाइट बेस्ड कंप्यूटर बहुत ज़्यादा तेज होता है। इसके अलावा तो कुछ है नहीं आज के लिए। PYQ देख लेते हैं। PYQ ये आप ध्यान रखिएगा, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम ना, ये कभी भी पूछेगा यूपीएससी मेंस में। एक भारत स्मॉल रिएक्टर्स का स्कीम भी लाया है सरकार, उसमें 300 मेगावाट तक उसमें प्रोड्यूस होता है और प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का टेक्नोलॉजी यूज होता है। पहले प्री का देखते हैं। देखिए, with reference to Parliament of India, which of the following parliamentary committees scrutinizes and reports to House whether the powers to make regulation, rules, sub-rules, bylaws conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by executive within the scope of such delegation? पूरा स्टेटमेंट लगता है यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं क्या पूछ दिया, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे ना एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसको हटाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में सवाल है। स्क्रूटनाइजेज, बस यहाँ इसको छोड़ दीजिए, रिपोर्ट्स टू द हाउस रहने दीजिए, बस स्क्रूटनाइजेज पे रही है। वेदर द पावर्स टू मेक रेगुलेशंस, इसको भूल जाइए, रूल्स, सब रूल्स, ये सब को भूल जाइए। conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised, अब इसको भूल जाइए। क्यों भाई? क्योंकि एग्जीक्यूटिव ही करेगा वो काम, वो और कोई नहीं करेगा। तो आप बस इतना पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रूटनाइजेस वेदर पावर्स टू मेक रेगुलेशंस
conferred by the constitution or delegated by the parliament are properly exercised। यहाँ पे मार दीजिए क्वेश्चन मार्क और ये सबको भूल जाइए जो कटा हुआ है। इसका आंसर होगा कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो देखिए कितना सिंपल सा सवाल पूछा है, बस स्टेटमेंट को बहुत वो ऐसा कर दिया जैसे लगे कि भाई क्या पूछ दिया है। जब भी आप प्री में या मेंस में बैठिएगा एग्जाम देने तो आप क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। पहले नज़र में ऐसा लग सकता है कि अरे क्या पूछा है यार, और उसके बाद जब उसको 2 बार 3 बार पूछिए पढ़िएगा तो लगेगा कि यार ये तो बहुत सिंपल है। और हमेशा याद रखिएगा प्री में केवल क्वेश्चन पढ़ के आगे मत बढ़िएगा। क्वेश्चन चाहे आपको आता हो ना आता हो ऑप्शन ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता हो लेकिन ऑप्शन देख के आपका आंसर निकल जाए एलिमिनेशन करके। ये सुनने में अजीब लग रहा हो कि आता नहीं है तो कैसे बनेगा, बनता है वहाँ पे। तो इसका आंसर होगा कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। उसके बाद है विच ऑफ, देखिए एथिक्स कमिटी पे एक सवाल है। Initially, it was an ad hoc committee. Only a member of Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of a member of the Lok Sabha. This committee cannot take up a matter which is sub judice. ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, सॉरी। तो इसका आंसर होगा 1 और 3। अभी अगर आपको आप वीडियो देख रहे हैं और आप PYQ देखते हैं और आपको लगता है कि यार ये तो मेरे को पता ही नहीं है, टेंशन मत लीजिए। ये सब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है जो आप धीरे धीरे जब सिलेबस को कवर करिएगा तो आपको लगेगा अरे यार ये पूछ रहा है क्या UPSC। बस आपको थोड़ा दिमाग खुला रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है। विथ ग्रोइंग एनर्जी नीड्स शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर्स एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर एनर्जी। इसको आप क्या करिएगा, ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, आपके पास अगर कोई डेटा है कि इंडिया का एस्टिमेटेड जो अभी एनर्जी नीड है वो इतना है और ये बढ़ करके इतना होने वाला है, तो वो आप इंट्रो में डाल दीजिए। अगर वो नहीं है आपके पास तो इंडिया का अगर कोई एम है, जैसे टारगेट है कोई, तो टारगेट डाल दीजिए आप कि इंडिया यहाँ से यहाँ तक में इतना एम कर रहा है। वो भी अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली न्यूक्लियर एनर्जी को डिफाइन कर दीजिए, चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डेटा है तो बेस्ट है। उसके बाद आपको डिस्कस द फैक्ट्स, आपको बताना है उसका क्या अच्छा है, फियर्स क्या खराब है, एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए 250 वर्ड में पूछा है 2018 में, तो आपको थोड़ा जानना चाहिए, जानोगे आप तभी ये लिख पाओगे, क्योंकि 250 वर्ड में वहाँ पे अगर आप बैठोगे लिखने और आपको नहीं पता है तो 1.5 पन्ना लिखने के बाद आपका दिमाग खाली हो जाता है, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है। फिर देखिए न्यूक्लियर एनर्जी सही है। गिव एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अब व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब देखिए ये जो पूछा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये अभी हम लोग देखें कि ये सेकेंड स्टेज का टेक्नोलॉजी है। सेकेंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। यहाँ पे इनडायरेक्टली ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम से पूछ रहा है। यहाँ पे केवल आपको एनर्जी का नहीं देना है, क्योंकि ये पूछ रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भाई हम लोग हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो हम लोग उसका भी देंगे कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर वेपन भी है। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है एग्जाम में। तो आप 3 स्टेज वाले को अच्छे से करिए, मेरे को वो लगता है कि पूछेगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरा मेल रहता है, आपको कोई नोट्स चाहिए तो ये सब नोट जो भी ये डिस्कस करते हैं वो हम उस पर डाल देते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको वो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और मेरे को मेल कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो UPSC से रिलेटेड। थैंक यू।